हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो फेज़र और फेज़र डायग्राम, इनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने से पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग पिछले जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल। द गिवन आई इज इक्वल टू 300 sin 340t। यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम करंट, RMS current, maximum current, RMS current, time period and frequency. The first thing you have to find out maximum current. The maximum current you will find I is equal to I naught sin omega t। I naught क्या होती है? मैक्सिमम करंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे I is equal to 300 sin 314t। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू आ गई? आई नॉट इज इक्वल टू 300 एम्पियर। ठीक है, अब मैं RMS वैल्यू इसकी निकाल लेती हूँ। सेकेंड पार्ट इज RMS करंट। ठीक है, आई RMS हम लोग निकालेंगे कैसे? आई RMS होता है आपका आई नॉट बाई √2। आई नॉट की वैल्यू यू हैव फाइंड 300 बाई √2। व्हेन यू विल रैशनलाइज दिस देन यू विल गेट द 150 √2 एम्पियर। दिस इज द RMS करंट। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट वी विल सॉल्व। थर्ड पार्ट इज टाइम पीरियड। हाउ यू विल फाइंड द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर किया तो देखिए ओमेगा टी की जगह क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ओमेगा टी की जगह लिखा हुआ है 314t। तो ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 314। ठीक है, या कि ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। ठीक है, तो 2 × 3.14/314। ठीक है, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 150 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अब थर्ड पार्ट, अब मुझे फोर्थ पार्ट में क्या सॉल्व करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप क्या आ जाएगी? 1/1/50 विच इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द टॉपिक फेजर। व्हाट इज फेजर? फेजर एक तरह का एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। ठीक है, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर हुज लेंथ इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो फेजर का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर whose length is equal to maximum value of the quantity and rotates with एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, अब सपोज अगर आपको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का फेजर ड्रॉ करना है तो हाउ यू विल ड्रॉ द फेजर? ठीक है, तो ये देखिए मुझे अगर फेजर, तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, और कितना एंगल से रोटेट किया मैंने इसको? ओमेगा टी। तो ये किसका फेजर है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द फेजर ऑफ करंट। ठीक है, अब आई नॉट यहाँ पे क्या होता है? ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम। ठीक है, अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स फेजर ऑफ I एंड V इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। वो डायग्राम जो I और V दोनों का फेजर रिप्रेजेंट करे उसे हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a diagram that represents phasor of V and I is called फेजर डायग्राम। अब हम लोग केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में क्या है? सपोज मेरे पास कोई करंट आपकी गिवन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज आपका गिवन है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्टेज इसका कितना फेज आगे चल रहा है? 5 फेज आगे चल रहा है। तो इसको जब मुझे फेजर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोगों ने बनाया मैक्सिमम करंट I, जो कितना एंगल बना रही है? ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे V देखना, V हमको इस तरह बनाना है कि ये 5 फेज आगे चले। ठीक है, तो मुझे V अगर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा V होगा।
ठीक है, और ये फाई एंगल है और इसका जो टोटल फेज होगा एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये इसका होगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं इसका। केस 2 में क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब मैं देख रही हूं इसका जब मैं फेजर ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो I का फेजर क्या होगा, I का तो देखिए फेजर इसका होगा आई नॉट, ये कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी। अब मैं देख रही हूँ जो वी नॉट है ये फाइव पीछे चल रहा है, तो अगर ये फाइव पीछे ही चल रहा है तो इसका जो फेजर होगा इस तरह से होगा, ये फाइव होगा और जो इसका टोटल एंगल होगा ओमेगा टी माइनस फाइव। दिस इज अ फेजर डायग्राम, दिस इज अ फेजर डायग्राम। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी ऐसे सर्किट है आपका, ठीक है, उसके अंदर जब केवल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इंडक्टर कनेक्ट होता है या कैपेसिटर कनेक्ट होता है, तो वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उसका फेजर डायग्राम हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एसी सर्किट containing only रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो है सपोज ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें आपने कोई एसी सर्किट कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव यहाँ से जा रही है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से आपकी करंट फ्लो की यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने इसको इस सर्किट को अप्लाई की है, ये अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, let an alternating voltage is applied across resistance R। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस इसमें मैं अप्लाई किया गया तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब V आपका होता क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, I आपका कितना है, I इज इक्वल टू V बाई आर, और V कितना है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ठीक है, तो V नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का क्या आ गया आपका साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, in this case purely R circuit, I and V are in same phase। ठीक है, ये ना आगे चल रहे हैं ना पीछे चल रहे हैं, तो ये दोनों सेम फेज में माने जाएंगे। तो जब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है, तो जब इसका रेजिस्टिव सर्किट का जब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये इसका इतना आपने वी नॉट अप्लाई किया था और जो करंट होगी वो हमेशा इससे कम होगी, इसकी जो अमाउंट होगी करंट की वो इससे आपकी अप्लाइड वोल्टेज से कम होगी। तो ये जो होगा ये आई नॉट का होगा, ये होगा वी नॉट का। ठीक है, और इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, ये है फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इसका वेव रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर मुझे वेव ड्रॉ तो जो आ रही है वेव वो तो ये आ रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो आई का फेजर होगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से वेव आएगी, इसकी आई की वैल्यू हमेशा इससे कम होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जो होगी ये मैक्सिमम करंट आई है और ये है मैक्सिमम वोल्टेज इसका, और इसका जो ओमेगा है वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो प्रेजेंट कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोग बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, केस टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब सपोज आपने क्या रखा, आपने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है कोई, तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि ये इंडक्टर मैंने लगा रखा है, ठीक है, तो इसमें जो EMF प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, जैसे इसके अंदर आई जाएगा करंट, इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। फैराडे लॉ मैंने आपको बताया था, तो EMF इस तरह से इंड्यूस होगी कि इसका जो ये इसका अपोज करेगी DI बाई DT, तो EMF इंड्यूस होगी इस तरह से और V नॉट जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, तो V टोटल EMF ऑफ द सर्किट इज 0, ठीक है, नेट EMF ऑफ द सर्किट इज 0, V माइनस L
डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। दो EMF ऐसे ही हैं जो हमने अप्लाई किया और जो वहां इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वी कितना है आपका, V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ पे आपका वी नॉट बाई एल, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। वी नॉट बाई एल ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बाहर आ जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये आपको नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको हम लोग 5/2 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि मुझे साइनोसॉइडल वेव चाहिए। तो वी नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ पे आपका माइनस हम लोग बाहर आएगा साइन 5/2 माइनस ओमेगा टी। तो जब इसको बाहर निकालेंगे वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। तो ये आपने निकाले इसकी करंट। अब यहाँ पे जो आया है वी नॉट के साथ जो भी क्वांटिटी डिवाइड होती है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एल, तो ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे ये जो होगा आपका एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो यहाँ पे इस वैल्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। अब मैंने जब इसको कंपेयर किया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं ये देख रही हूं ये जो करंट है मेरी ये 5/2 फेज से पीछे चल रही है। तो जब इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट V लीड, या हम ये कह सकते हैं कि V लीड कर रहा है, या हम कह सकते हैं करंट लैग कर रही है। V लीड द करंट, V लीड द I बाई फेज 5/2, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है, तो यहां पे कुछ फेजर डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपने अप्लाइड वोल्टेज इसमें अप्लाई किया V नॉट, ठीक है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी, और जो ये I है ये लैग कर रही है कितना 5/2 से, तो ये I जो आपकी बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये है आपका 5/2 और जो इसका एंगल होगा ओमेगा, ये आपका 5/2 है, और यहां पे ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है, तो ये होगा 5/2 माइनस ओमेगा टी, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये है आपका I नॉट ओमेगा टी माइनस 5/2, टोटल आपका इतना था, और ये I आपका इस तरह से जा रहा है जो इसका। अब हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। वेव फॉर्म किस तरह से बनेगा, ठीक है, 5/2 अगर पीछे चल रहा है तो ये तो इसकी साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। ये किसका है ग्राफ, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का, V इक्वल टू वी नॉट। अब मुझे इसका ये मुझे पीछे करनी है, पीछे का मतलब निगेटिव से बनानी है, ठीक है। अगर ये निगेटिव से बनानी है तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये है आपका 5/2, ये है 3π/2, ये है आपका 2π, तो यहां से पीछे चल रही है। ये इसका जो वेव फॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका फेजर हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट का ड्रॉ कर लिया। हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। एक ऐसे सर्किट के पास केवल कैपेसिटर है, तो ये कुछ इस तरह से आपने कैपेसिटर लगाया, ये आपने अप्लाइड एसी वोल्टेज है आपका, ठीक है। ये इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका कैपेसिटेंस है। यहाँ पे आपकी करंट जब जाती है तो यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ठीक है, इसके अप्लाई कर दे तो Q इक्वल टू सी भी हो जाएगा, ठीक है। तो Q आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। डी क्यू का आपका क्या है सी वी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे I हो जाएगा आपका, ठीक है। तो I इज इक्वल टू सी बाहर आ जाएगा डी वी बाई डी टी। V आपका कितना है, V आपका है C इज इक्वल टू सी डी वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो सी वी नॉट बाहर आ जाएगा, सी वी नॉट
डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी वी नॉट तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब हमें जो इसके डिवीजन में लाना है क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस है वी नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी साइन पाई बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे आया है आपका ये होता है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये आपकी करंट की वैल्यू आई है। तो करंट आपकी कितनी होती है, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और जो आपने अप्लाइड वोल्टेज था वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो करंट है ना आपकी लीड कर रही है, उसमें क्या कर रही थी आपकी लैग कर रही थी, यहाँ पे करंट आपकी लीड कर रही है। तो जब इसका फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है, तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। आपने कितना अप्लाइड किया, ये आपका वी नॉट है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी। ठीक है, अब जो करंट है आपकी वो पाई बाई 2 आगे चल रही है इससे। ठीक है, तो ये इसका करंट का जो बनेगा वो कुछ इस तरह से पाई बाई 2, ये आपका बनेगा आई नॉट, और ये टोटल इसका कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम होगा। अब हम लोग इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं, वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म उसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि कि ये मेरी आगे चल रही है तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये मेरा पाई बाई 2 आगे चल रही है, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, तो यहाँ पे मेरी आगे चल रही है तो कुछ इस तरह से बनेगा मेरा, ये इसका करंट का, ये हमारा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये मेरा बन रहा है यहाँ पे पाई बाई 2, अगर ये आगे चल रही है तो ये मेरा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी बना, चलिए अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इन केस ऑफ आर आई एंड वी। इन केस ऑफ आर आई एंड वी आर इन सेम फेज। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर। इन केस ऑफ एल वी लीड द करंट बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, ये कुछ किस तरह से होगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। ठीक है, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो एक्सएल और ओमेगा का जो ग्राफ होगा, एक्सएल और ओमेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ सी आई लीड द वी बाई फेज पाई बाई 2, वी इज इक्वल टू आई एक्स सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, इसका जब ग्राफ आप लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इनवर्सली रिलेशन है तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे आर और ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज एल आर सर्किट के लिए, सीरीज एल आर सर्किट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपका एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा है, और ये आपका अप्लाइड एसी वोल्टेज है। आपने यहाँ पे अप्लाइड एसी वोल्टेज अप्लाई किया, P इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आपका L है, तो यहाँ पे EMF जो इंड्यूस है माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, वी नॉट मेरा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी आर होगा, ये आपका आर है, वी आर इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इन केस ऑफ एल वोल्टेज लीड द आई बाई फेज पाई बाई 2, तो वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। ठीक है, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल होता है। ठीक है, इन केस ऑफ आर क्या होगा, इन केस ऑफ आर आई एंड वी आर इन सेम फेज। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर होगा। फेजर डायग्राम जब मैं इसका बनाऊंगी, ठीक है, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है,
ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसका बनाऊंगी फेजर, देखिए अगर ये केवल इंडक्टिव सर्किट होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी करंट होती है वो लैग कर रही होती, ठीक है, पाई बाई 2 से लैग कर रही होती, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस में लगा दिया, ठीक है, तो वो जो लैग कर रही है वो क्योंकि ये सेम फेज में आने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन अब सेम फेज में आ नहीं पाएगी पूरा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका एंगल रिड्यूस हो जाएगा। पाई बाई 2 था पहले, अब ये एंगल जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसको देख लेते हैं। जब हम लोग इसका वो ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए, ये इसका है V नॉट साइन जो आपने अप्लाइड किया है, ठीक है, जो इसकी करंट होगी वो थोड़ी सी पीछे चल रही होगी, दिस इज द जो रेजिस्टेंस की वजह से होगी, ये VR की वजह से होगी, ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका थोड़ा सा जो है रिड्यूस होगा। ये जो पहले आपने जो बनाया ये है ओमेगा टी, ठीक है, और ये रिड्यूस जो होगी वो 5 आपकी रिड्यूस हुई होगी, ठीक है। और जब हम इसका टोटल बनाएंगे तो ये जो मेरी इंडक्टर की वजह से जो होगी ये मेरी पाई बाई 2 आगे चल रही होगी, दिस इज पाई बाई 2 आगे चल रही होगी। अब हम लोग इसको जरा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया VL जो पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ठीक है, और ये है आपका V नॉट और ये है आपका 5 से आगे, ठीक है, और यहाँ पे ये टोटल एंगल है आपका पाई बाई 2, ठीक है, और ये आपका जो है ये है आपका VR, ठीक है। जब हम इसमें जो है पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL होता क्या है आपका, VL इज इक्वल टू IXL और VR होता है आपका IR। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और V आपका जो होता है V नॉट, ठीक है, तो V आपका जो टोटल होता है वो होता है I नॉट Z। Z क्या होता है, इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, ठीक है, जो सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाएगा उसकी बात हो रही है। IZ स्क्वायर इक्वल टू I नॉट XL स्क्वायर प्लस I नॉट R स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे I नॉट कैंसिल हो जाएगा, Z स्क्वायर इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये आपका XL है, ये है आपका XL स्क्वायर, तो Z इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे Z जो है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वेयर Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। हम यहाँ पे जरा एक बार ग्राफ को फिर से देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या था, हमारे पास पहले क्या था, अब मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज जो था वो V नॉट था जो ओमेगा टी से चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे पास इंडक्टर आ गया है, ठीक है, इंडक्टर आया, फिर उसके बाद मैंने देखा इंडक्टर की वजह से तो इसको पाई बाई 2 जो है मेरा जो इसकी जो वोल्टेज है वो लीड करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी वजह से जो हमारा जो इसका वोल्टेज है वो थोड़ा सेम फेज में होना चाहिए, I और V दोनों सेम फेज में होने चाहिए। तो मैंने इनको इस तरह से बनाने की कोशिश की, ये थोड़ा सा इसका जो फेज आ रहा है वो फाई आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका था ओमेगा टी, और जो VR था, VR की वजह से वो थोड़ा सा फाई शिफ्ट हो गया, ठीक है, और जो VL था वो हमेशा VR से पाई बाई 2 आगे चल रहा होगा, ठीक है। तो मेरा वोल्टेज जो है इंडक्टर की वजह से लीड कर रहा होगा, ठीक है, और ये इसका फेजर डायग्राम है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।